हेलो स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियो में मैंने नरेशन के कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस किया हुआ था। उसी वीडियो की ये नेक्स्ट पार्ट होगा। पिछले वीडियो में सेंटेंस 1 से क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक को डिस्कस किया गया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस किया जाएगा। ओके, let us start. The first question is, please don't go away, she said. आप देखते हैं यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है, सो दिस इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। और जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है और प्लीज़ या काइंडली लिखा होता है तो हम लोग रिक्वेस्टेड या फिर बेग्ड का प्रयोग करते हैं। तो पहले सेंटेंस में पहला जो ऑप्शन इसका लिखा हुआ है उसमें सेड टू लिखा हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं। शी टोल्ड मी लिखा हुआ है, टोल्ड है, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगले सेंटेंस में अगले ऑप्शन में बेग्ड लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 में भी बेग्ड लिखा हुआ है। बट ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे कि यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है, जबकि इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव के रूप में, इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। नॉट टू का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस under inverted commas we see a sentence which describes the habit. इस सेंटेंस के द्वारा हैबिट को शो किया गया है, आदत को शो किया गया है। और जब किसी सेंटेंस के द्वारा किसी भी प्राणी की आदत को शो किया जाता है, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। दिस इज़ एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस होने के कारण वी आर गोइंग टू यूज़ द कंजंक्शन दैट। दैट का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग सारे ऑप्शंस में किया गया है, तो यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं। मैंने बताया था हैबिचुअल सेंटेंस है तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लीन लिखा हुआ है तो क्लीन ही लिखा जाएगा, बट यहाँ पर क्लीन्ड हो गया है, इसमें क्लीन्स हो गया है ना। यहाँ पर यूज्ड टू लिखा हुआ है और यहाँ पर इज़ यूज्ड टू लिखा हुआ है। तो देखिए क्लीन्ड भी नहीं होगा, टेंस चेंज हो रहा है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस कर दिया गया है, गलत हो जाएगा। और इसमें यूज्ड टू लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यूज्ड टू लिखा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे। जो आई लिखा हुआ था यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में आई लिखा हुआ था, और उस आई को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जब हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक ए नॉइज, दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में टोल्ड का प्रयोग तो नहीं करते हैं। टोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी टोल्ड लिखा हुआ है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग ऑप्शंस होंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। सेड टू की जगह पर डू नॉट होने पर हम लोग फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, आस्क्ड का प्रयोग भी किया जा सकता है, और फिर उसके बाद में नॉट टू मेक ए नॉइस। डोंट लिखा हुआ है, अगर हम फॉरवर्ड का यूज़ करते तो फिर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आपका आंसर होना चाहिए था ही फॉरवर्ड देम टू मेक ए नॉइस। बट इसमें नॉट टू लिखा हुआ है इसलिए आस्क्ड लिखा हुआ है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आस्क्ड लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करना पड़ा, तो ये भी आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज़। बॉयज़ वोकेटिव केस में लिखा हुआ है, जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसको वोकेटिव केस कहते हैं, और वोकेटिव केस जब लिखा रहता है तो वी मेक दैट नाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आप इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले आएंगे, तो क्या हो सकता है द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़। ठीक है, बॉयज़ लिखा हुआ है। बॉयज़ एक्चुअली वोकेटिव केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बट व्हेन वी शैल मेक दिस नाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़
टू बी क्वाइट, ये आंसर आपका हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में द टीचर सेड दैट दे बॉयज़ शुड बी, दैट का प्रयोग बिल्कुल भी इम्परेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। आगे उसके बाद में द टीचर कॉल्ड द बॉयज़ एंड ऑर्डर्ड देम टू बी क्वाइट, इसको देख लेते हैं, अभी बाद में इस पर बात करते हैं। द टीचर आस्क्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट, इसको अभी बाद में बात करते हैं। द टीचर कमांडेड द बॉयज़ दैट दे बी क्वाइट, यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है और फिर दे के बाद में बी का प्रयोग किया गया, तो बी का प्रयोग होता नहीं है, अकेले शुड भी होता है, मस्ट भी होता है। बी का प्रयोग किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में होता है, बट केवल बी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन और ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी को। द टीचर कॉल्ड द बॉयज़, बच्चों को बुलाया, बुलाया नहीं बेटा, यहाँ पे कॉल्ड लिखा हुआ है, कॉल नहीं किया, उनको कॉल नहीं किया है, जबकि क्या किया है, एड्रेस किया है, संबोधित किया हुआ है, तो इसलिए कॉल्ड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है द टीचर अर्ज्ड द बॉयज़ टू बी क्वाइट। अर्ज मीन्स होता है किसी भी बात को बहुत जोर देकर कहना, अर्ज का मीनिंग रिक्वेस्ट करना भी होता है, आग्रह करना भी होता है, बट उसको किसी बात को बहुत जोर देकर कहने के लिए फोर्सफुली जब किसी बात को कहा जाता है तो वहाँ पर भी अर्ज का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर फादर रिटर्न फ्रॉम कोलकाता। दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें सेड टू लिखा हुआ है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। आस्क्ड इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें टोल्ड लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इंक्वायर्ड लिखा हुआ है, हो सकता है कि इंक्वायर्ड का प्रयोग भी किया जाता है, बट इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इंक्वायर्ड के बाद में ऑफ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत ऑप्शन होगा। ये सही ऑप्शन होगा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आस्क्ड मी हो गया, कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इफ़ का प्रयोग हो सकता है, इफ़ का प्रयोग किया गया। योर फर्स्ट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर माई का प्रयोग भी ठीक है। और फिर उसके बाद में जो हैज़ लिखा हुआ था, हैज़ का टेंस चेंज होगा तो हैड हो गया है, तो ये भी ठीक है, और उसके बाद आगे कुछ चेंज करने के लिए नहीं है। सो फाइनल आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ माई फादर हैड रिटर्न्ड फ्रॉम कोलकाता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। He said, where shall I be this time next year? This is an interrogative sentence. Interrogative sentence में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है बेटा ये। He said, where shall I be this time next year? दिस इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये आपका। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आस्क्ड का प्रयोग होने वाला है नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। वॉन्डर्ड का प्रयोग हो सकता है, कॉन्टेम्पलेटेड का प्रयोग भी नहीं हो सकता है, एंड वॉन्डर्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। दो ऑप्शंस आपके गलत हो गए, एक ए ऑप्शन गलत हुआ और सी ऑप्शन गलत हुआ है, किसी भी तरह से नहीं, इनमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ही ऑप्शन बी देखते हैं, ही वॉन्डर्ड वेयर ही शुड बी दैट टाइम द नेक्स्ट ईयर। देखिए नेक्स्ट ईयर को चेंज नहीं किया गया है, नेक्स्ट का आपको मालूम है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी ठीक नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ही वॉन्डर्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। और बी ऑप्शन में देख रहे थे, बी ऑप्शन में शुड का प्रयोग भी किया गया है, जबकि यहाँ पर सेल लिखा हुआ है, और आई जब चेंज होगा तो ही हो जाएगा, तो ही के अकॉर्डिंग फिर वुड का प्रयोग ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ही वॉन्डर्ड वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। आई डोंट नो द वे डू यू, ही आस्क्ड। आई डोंट नो द वे डू यू, ही आस्क्ड। फर्स्ट ऑप्शन, ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड डिड आई नो इट। यहाँ से आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, डिड आई नो बिल्कुल भी नहीं होगा। डू यू लिखा हुआ है, तो डू यू को जब हम चेंज करेंगे उसके लिए बाद में देखते हैं। ही टोल्ड दैट ही वॉज नॉट नोइंग द वे, ही वॉज नॉट, डोंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आगे उसके बाद में इसके जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ़ आई डिड। लास्ट ऑप्शन, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू द वे
विच ही डिड नॉट, ये जो विच ही डिड नॉट लिखा हुआ है ये भी आपका इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है, इसका भी प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ही शेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आस्क्ड का प्रयोग होना चाहिए, सारे ऑप्शंस में आस्क्ड का प्रयोग किया गया है, इस शब्द से आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं, विल का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए कंजंक्शन का प्रयोग या तो इफ़ होता है या फिर वेदर होता है। इसमें कंजंक्शन देख रहे हैं नहीं लगा हुआ है और इसमें भी कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें वेदर का प्रयोग किया गया, इसमें भी वेदर का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं कि आगे क्या कहानी है। दे लिखा हुआ है, यू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम माना गया है, देम के अकॉर्डिंग दे लिखा हुआ है दोनों में ही। इसमें वुड लिखा हुआ है और इसमें विल लिखा हुआ है। अब जब यहाँ पे पास्ट टेंस है, आपने पढ़ा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, एंड विल बी चेंज्ड इनटू वुड, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन ए काम वॉइस। ही, ऑप्शन नंबर 1, ही वार्नड हर टू शूट इफ़ शी डिड नॉट कीप क्वाइट कामली। देखिए इसमें कामली शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ था रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में इन ए काम वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। इन ए काम वाइज ये एडवर्बियल फ्रेज है और इसके लिए एडवर्ब का प्रयोग अगर होगा तो उसके लिए CARLMLY कामली प्रयोग किया जाएगा, एडवर्ब प्रयोग हो सकता है एडवर्बियल फ्रेज की जगह पर, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच के साथ में लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बी में लिखा हुआ है ही शेड कामली, इसमें देखिए कामली यहाँ पे सही जगह लिखा हुआ है, बट आगे देखते हैं दैट आई शैल शूट यू, आई का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि आई को चेंज करेंगे जब हम तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा, तो ये प्रोनाउन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। अगला लिखा है ही वार्नड हर कामली दैट ही वुड शूट हर इफ़ शी डिडेंट कीप क्वाइट। अगला ऑप्शन देखते हैं कामली ही वार्नड हर दैट बी क्वाइट और इल्स, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है, ये भी करेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 28, राजेश सेड आई बॉट ए कार यस्टरडे, दिस इज़ एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए टोल्ड का प्रयोग होने वाला है नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें सेड लिखा हुआ है, इसमें भी सेड लिखा हुआ है और ऑप्शन डी में भी सेड लिखा हुआ है। दैट का प्रयोग होता है, सब में दैट का प्रयोग लिखा हुआ है। आगे उसके बाद में देखते हैं आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, ही हो जाएगा, पहले में आई लिखा है ये नहीं होगा, दूसरा हम लोग ऑलरेडी गलत कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी ही लिखा हुआ है और इसमें भी ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे बॉट लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसमें टेंस चेंज नहीं किया गया तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजेश सेड दैट ही हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, the employer said to the workman I cannot pay you higher wages, I cannot pay you higher wages, this is an assertive sentence। assertive sentence में said to को told में चेंज करते हैं, इसमें भी told लिखा हुआ है, इसमें भी told लिखा हुआ है, इसमें forbid लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसमें warned लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और बी को देखते हैं। द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट, दैट का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में किया जाता है, आई चेंज होगा एम्प्लॉयर से तो इसलिए ही इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, आगे कुड नॉट इसमें भी लिखा हुआ है, कुड नॉट इसमें भी लिखा हुआ है। इसमें बी का प्रयोग किया गया जबकि इसमें बी का प्रयोग नहीं किया गया। आपको पता है कैन नॉट को चेंज करेंगे तो कुड नॉट में चेंज करेंगे ना, बी का प्रयोग नहीं होगा और इसमें बी का प्रयोग कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन होगा। द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट पे हिम हायर वेजेस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, माई कजिन सेड माई रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट, दिस इज आल्सो एन असर्टिव सेंटेंस। सेड को सेड में चेंज करते हैं, सेड को सेड ही रहने देते हैं, इसमें भी सेड लिखा हुआ है, यहाँ पर टोल्ड हो गया है तो बिल्कुल नहीं ठीक होगा। कंप्लेंट लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं होगा। फेल्ट लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं होगा, ये भी करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको और भी देख लेते हैं। माई कजिन सेड दैट हर रूममेट हैड स्नोड थ्रू आउट द नाइट। कजिन
कॉमन जेंडर हो सकता है, तो कॉमन जेंडर के लिए आप ही भी लिख सकते थे और सी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हर लिखा हुआ है तो हिज भी हो सकता था, अगर आप आंसर इसका लिखते अपने आप से तो हिज भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर हर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शंस आपके क्यों गलत हैं बताया जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर, ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर नीड का प्रयोग देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया हुआ, दिस इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड यू नो दैट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स आइदर विद अ हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड। तो नीड मतलब आपने देखा होगा कि नीड का प्रयोग क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं लिखा हुआ है, होता भी नहीं है क्वेश्चन वर्ड, बट नीड लिखा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। अब रूल क्या होता है कि जब नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो नीड को हम लोग किस में चेंज करते हैं, हैड टू में चेंज करते हैं। ये आपको याद रखना है कि जब नीड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो आप इसे हैड टू में चेंज करेंगे। इसीलिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार इसके सेंटेंसेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड जनरली द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा। ही आस्क्ड हिज टीचर वेदर देयर वाज ए नीड, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप इसको देख लेते हैं आंसर, पहले बताते हैं आपको क्या होगा। ही आस्क्ड हिज टीचर, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर हमने इसको माना हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पर इफ़ होने वाला है तो इफ़ हो जाएगा, और फिर आई चेंज करेंगे ही से तो ही हो जाएगा, और नीड की जगह पर हो जाएगा हैड टू। ही हैड टू रीड दिस चैप्टर, दिस की जगह पर दैट हो जाएगा, ही हैड टू रीड दैट चैप्टर, दिस चैप्टर, जो भी होगा। तो आंसर यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ही आस्क्ड हिज टीचर वेदर ही नीडेड टू, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगला सी ऑप्शन लिखा हुआ है इसका, ही आस्क्ड हिज टीचर इफ़ इट वॉज नेसेसरी टू रीड दिस चैप्टर, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, बी भी गलत था, ए भी गलत है। इसमें देखिए लिखा हुआ है ही आस्क्ड हिज टीचर इफ़ ही हैड टू रीड दैट चैप्टर, जो आपको आंसर मैंने बताया हुआ था, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, ही सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टूडे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सेट टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं पहला आंसर इसका, पहला ऑप्शन क्या है, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज सो लेजी दैट डे, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज सो लेजी दैट डे। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें भी आस्क्ड लिखा हुआ है, इसमें भी आस्क्ड है, इसमें भी आस्क्ड है, तो यहाँ से तो पता नहीं चलने वाला है, वाई का प्रयोग किया गया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ही हैड बीन, सो हैड बीन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उस क्वेश्चन में आर यू लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, वाई आर यू लिखा हुआ है, तो आर जब लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, वाई कंजंक्शन की जगह पर यूज़ होगा, यू चेंज होगा ही सर्वेंट से तो ही हो जाएगा, और आर की जगह पर वाज हो जाएगा, ही वाज सो लेजी, और टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही हैड बीन सो लेजी दैट डे, नहीं हो सकता है, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई ही वाज बीइंग का प्रयोग होगा नहीं। नेक्स्ट डी ऑप्शन लिखा हुआ है, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट वाई वाज ही का प्रयोग नहीं होगा बिकॉज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज रिटन एज एन असर्टिव सेंटेंस, तो ये भी नहीं होने वाला है। सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ही शेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो, कैन यू सिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड का प्रयोग होगा, आस्क्ड इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें डिनाइड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें भी आस्क्ड लिखा हुआ है। चलिए उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बोलने वाला सब्जेक्ट जो है वो आई है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में उसको मी ही लिखा जाएगा, तो ही आस्क्ड मी, और ही आस्क्ड मी इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी ही आस्क्ड मी लिखा हुआ है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दैट का प्रयोग तो होगा नहीं, तो एक ऑप्शन और भी गलत हो गया आपका। इफ़ का प्रयोग इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें देखिए आई कुड सिंग लिखा हुआ है और इसमें भी आई कुड सिंग लिखा हुआ है, तो अभी तो दोनों ऑप्शन ही एक जैसे हैं। आगे देखते हैं, एंड आई सेड नो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एंड आई सेड दैट आई कुडेंट। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है एंड आई सेड नो। आपको पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए यस और नो होता है, तो उसको इस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है,
रिप्लाइड लिखा जा सकता है या सेड लिखा जा सकता है, आंसर्ड लिखा जा सकता है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर होता है इफ़ के बाद वाला, वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना होता है। और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन वाला सब्जेक्ट आएगा? जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ के बाद में, वही सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यदि नो वाला सेंटेंस था तो आपको नॉट लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है आई सेड दैट आई कुड नॉट, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ही सेड टू हर मे यू सक्सीड, दिस इज़ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश्ड का प्रयोग करते हैं सेड की जगह पर, या फिर कर्स्ड का प्रयोग करते हैं। मे यू सक्सीड लिखा हुआ है तो ये कर्स्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। टोल्ड का प्रयोग करेंगे नहीं, प्रेड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि गॉड से नहीं कहा जा रहा है, मे गॉड होता है तभी प्रेड का प्रयोग करते हैं। सेड टू का प्रयोग भी नहीं होगा, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ही विश्ड हर सक्सेस या ही विश्ड, आप इसका आंसर लिखते हो तो कैसे लिखते हो? आप इसका आंसर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते थे, ही विश्ड हर दैट, यू को चेंज करेंगे हर से तो सी हो जाएगा। ही विश्ड हर, कंजंक्शन आपका दैट लगेगा, दैट शी माइट सक्सीड, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल प्लेड धोनी। द स्पेक्टेटर्स सेड, ब्रेवो का प्रयोग किया गया है, वेल प्लेड धोनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब ब्रेवो लिखा रहता है तो हम क्या करते हैं? अप्लाउडेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कार्ड धोनी लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेड दैट धोनी लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं इसका प्रयोग होगा। एनकरेज्ड का प्रयोग भी नहीं होने वाला है। अगला जो आपका डी ऑप्शन लिखा हुआ है, द स्पेक्टेटर्स अप्लाउडेड धोनी सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जब ब्रेवो लिखा होता है तो अप्लाउडेड वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में सेइंग का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका जो पिछला वीडियो था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक, वो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। थैंक यू वेरी मच।